हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो सत्यम, यस सर। लेखनार्थ शस्त्र की धारा कितनी होनी चाहिए? सर सर अर्थ अ- सर अर्थ मासुरी अर्ध अर्धमासुड़ी, वेरी गुड। विश्रावणार्थ। सर कौशिक मतलब सर वो केश के समान। हम्म सर केश के केस समान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ कि सुश्रुत ने एसनी के कितने भेद बताए हैं? सर तीन। तीन, बढ़िया है। लेखन के लिए योग्य योग्य कर्म क्या होगा, मतलब लेखन का योग्य कर्म, अभ्यास कर्म कहाँ करेंगे? सर रोम चर्म। रोम चर्म, सरोमनी चर्मनांते, ठीक है। एशनाथ एशनार्थ अभ्यास कहाँ करेंगे, एशन का अभ्यास? सर सर काष्ठ मतलब सर गुड़ से जो काष्ठ वैसा होगा। और हम्म वेणु पे और सर शुष्क आलाप होते हैं। शुष्क लाभ मुख, बड़ी सृष्टि। सृष्टि। हेलो। सृष्टि। हाँ सर। आप बताओ, मृदु चर्म मांसपेशी पे कौन सा कर्म का अभ्यास करेंगे? मृदु चर्म मांसपेशी। कर्ण संधि बंधन। कर्ण संधि बंधन, वेरी गुड। और मृत पशु शिरा। वेदन। वेदन कर्म। पनस बिंबी फलमज्जा। पनस और बिंबी फलमज्जा। आहरण। आहरण, ठीक है। तो लगता है आप लोग को ने मतलब अच्छे से याद कर लिया है। तो इसको कल मैं फिर से पूछूंगा और आप लोग रिवाइज करके आना। आगे बढ़ते हैं हम। विशिखानु प्रवेश कंप्लीट कर लिया था। और विशिखानु प्रवेश के बाद हमने छाड़ पाक विधि स्टार्ट करा था। छाड़ पाक में पानीय छाड़ का निषेध तक हो गया था ना? यस सर। चलिए, अब आते हैं क्षार निर्माणार्थ। तो यहाँ पे क्षार निर्माण की जो विधि दी गई है, ये वास्तव में जो है प्रतिसारणीय क्षार के भेद और निर्माण विधि बताई गई है। प्रतिसारणीय क्षार के भेद क्या क्या थे बताओ? मध्य। मृदु, मध्य, तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय। तो देखो, मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूं यहाँ पे। अथ इतर त्रिविधो मृदु मध्य तीक्ष्णश्च तम चिकीर्षु षडदि गिरिजा गिरीश अनुजम शुचि उपयोस्य प्रशस्ते अहनि प्रशस्त देश जातम अनुपतम मध्यम वयसम महांतम अतिशुष्कम अधिवास्य उपरेद्यु पाटयित्वा खंडशः प्रकल्प्य प्रकल्प अवपाट्य निवाते देशे निचितम कृत्वा सुधा सर्कराश्च प्रक्षिप्य तिल नाले आदीपयेत। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या आया है? चिकीर्षु शरदि ग्रीष्म अनुजम। चिकीर्षु शरदि ग्रीष्म अनुजम। तो ऋतु कौन सा आया है? शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु। एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रख दिया। तो क्षार निर्माणार्थ बेस्ट ऋतु कौन सी मानी गई है? शरद ऋतु। कौन से दोष का प्रकोपित काल है शरद ऋतु? कौन से दोष का प्रकोप काल है?
सर पितृदोष। वृक्ष देखो क्या होनी चाहिए, मध्यम वयसम, मध्य आयु वाले बड़े आकार का। तो ये ध्यान रखना कि इन जनरल हम या तो अगर कोई हर्ब्स लेते हैं तो क्या कहते हैं, या तो बहुत पुराना होना चाहिए या नया रहना चाहिए, लेकिन छाड़ के लिए कौन सा वृक्ष प्रयुक्त बोला गया है, श्लोक में आया है मध्यम वयसम, मध्यम आयु का बड़े आकार का वृक्ष। तो क्या लिखना है यहाँ पे, मध्यम वयसम, मध्यम वयसम, ये टर्म लिख लीजिए मॉड्यूल में। तो कौन से आकार का वृक्ष होगा, मध्यम वयसम, मध्य आयु वाली वृक्ष हम यहाँ पे लेंगे। अब आते हैं पाटित्वा खंडसः प्रकल्प वाट्य निवाते देशे निश्चितं सुधा शर्करास्य प्रक्षिप्य तिलनाले आदीपेत अथोपशान्ते अग्नौ तस्मात् पृथक गृह्णात् भस्म शर्कराश्च अथान अथानेनैव विधानेन कुटज पलाश अश्वकर्ण पारिभद्रक विभीतक आरघवत तिलवक अर्क स्नुहि अपमार्ग पाटला नक्तमाल वृष कदली चित्रक पूति इंद्रवृक्ष। तो बहुत सारे वृक्ष का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कुटज पलाश अश्वकर्ण ये सब। तो ये सब उतना यहाँ पे नहीं पूछना है। यहाँ पे जो फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो, षड्भिर आलोड्य मूत्रेणवा यथाक्त एक विंशति कृत्वा परिश्राव्य, ठीक है, छाड़ द्रोणम उदक द्रोण, छाड़ द्रोणम उदक द्रोण षड्भिर आलोड्य मूत्रैर्वा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो क्या आया है, वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस चीज का, चाहे अपमाड़ का बनाना हो, कदली का बनाना हो, किसी भी चीज का, सुनुही का छाड़ बनाना हो, तो हमें किसी भी वृक्ष का जो छाड़ बनाना है उस वो वृक्ष का आयु कैसी होनी चाहिए, उस वृक्ष की आयु होनी चाहिए मध्यम वयसा, मध्य आयु का वृक्ष होना चाहिए। अब आता है तो छाड़ जो बनाना है उसमें हमें जल कैसे मिलाना है। देखो छाड़ का एक सिंपल विधि है कि छाड़ को हम जला दिए, उसका जो भस्म मिला उसको पानी में मिलाना है, ठीक है। तो वो जो जल मिलाएंगे वो यहाँ पे क्या दे दिए गया है, 6 गुना जल। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आपको कि जल 6 गुना ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जल की जगह मूत्र का प्रयोग करें तो वो कितना गुना लेंगे, ठीक है, वो भस्म के कितना गुना लेंगे, ठीक है। तो क्षार निर्माण विधि में कहता है कि अगर जल 6 गुना ले रहे हैं तो मूत्र भी, हम अगर मूत्र भी लिए, किसी भी चाहे गोमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं क्षार बनाने के लिए, तो वहां भी मूत्र भी कितना लेंगे, मतलब 6 गुना, ठीक है। टर्म क्या आया है ध्यान देना, क्षार द्रोणम द्रोणम उदक द्रोणय, क्षार द्रोणम उदक द्रोणय षड्भिर आलोड्य मूत्रैर्वा, ठीक है। क्षार द्रोणम उदक द्रोणय, उदक द्रोणय षड्भिर आलोड्य, षड्भि आलोड्य आलोड्य मूत्रैर्वा, मूत्रैर्वा, ठीक है। तो ध्यान देना क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो क्षार द्रोण लेना है, उदक द्रोण है, ठीक है, एक बहुवचन का आ गया है, कितना द्रोण है, षड्भि आलोड्य मूत्रैर्वा, 6 गुना उदक लेना है, और क्षार अगर एक द्रोण लिए तो 6 द्रोण उदक लेंगे, आलोड्य उसमें डालेंगे, अथवा अगर हम द्रोण उदक की जगह क्या लेंगे, मूत्रैर्वा, तो केवल मूत्र आया है तो किस मूत्र को यहाँ पे लेंगे हम, अगर केवल मूत्र आ गया तो कौन से मूत्र को मानेंगे, गोमूत्र, वेरी गुड। तो देखो क्षार द्रोणम उदक द्रोण षड्भि आलोड्य मूत्रैर्वा, तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्षार निर्माण में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बच्चे गलत करते हैं या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि, क्योंकि पढ़ के जाते हैं यहाँ से क्या कि केवल उदक 6 गुना लेंगे, जल 6 गुना लेंगे, लेकिन जल की जगह अगर मूत्र भी रहा तो मूत्र भी 6 टाइम लेंगे, 6 टाइम्स ही लेंगे, ठीक है, 6 गुना जल और 6x मूत्र, ठीक है, ये लिख लो यहीं पे, और 6x मूत्र। 21 बार बारीक वस्त्र से छान लें,
यथोक्तैर्विंशति एक विंशति कृत्वा परिश्राव्य। ठीक है। अब देखो क्षार निर्माण का सिंपल विधि में बताया कि या तो मान लो कि अपमार्ग का क्षार ले रहे हैं, ठीक है, अपमार्ग क्षार है ये, अपमार्ग का क्षार बनाना है तो इसको हम जला देंगे, इसमें आग लगा देंगे, या इन जनरल क्या करते हैं प्रैक्टिकली किसी पैन में लेते हैं और ऊपर से नीचे से उसको हीट डालते हैं और इसका राख बना लेते हैं। ठीक है, ये क्षार बन गया। फिर 6 गुना जल में इसको डाले, 6 गुना जल डाल के 21 बार परिश्राव करेंगे। ठीक है, 21 बार उसको छानेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो ये ध्यान रखना कितना बार छानेंगे, 21 बार छानेंगे। अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से, अग्नि का प्रज्वलन, अग्नि को जलाएंगे किससे, तिल के नाल से, सूखे हुए तिल का जो नाल होता है उससे। इससे क्या होता है, उष्णता बढ़ेगी और अग्निदीपन, वो क्षार का प्रयोग अगर हम करेंगे तो हमारे लिए वो अग्निदीपन करेगा। ये भी ध्यान रखना कि क्षार को जलाते समय या क्षार को हम ऊपर क्षार बना रहे हैं तो नीचे से हीट किसका देंगे, तिल नाल का। किसका देंगे, तिल नाल का, ये ध्यान रखना। मृदु क्षार 8 पल को कम प्रतिभाप, 8 पल को कम प्रतिभाप। ठीक है, मृदु क्षार में क्या करना, मृदु क्षार कैसे बनेगा कि 8 पल से कम प्रतिभाप अगर उसमें डालेंगे तो वो मृदु क्षार बनेगा। और 8 पल शंख नाभि डालेंगे तो मतलब प्रतिभाप क्या करते हैं, प्रतिभाप मतलब जो हम कुछ सूखा चीज उसमें पाउडर्ड फॉर्म में कुछ डाल रहे हैं, कोई चूर्ण डाल रहे हैं, तो वही प्रतिभाप हुआ। तो 8 पल से कम प्रतिभाप देंगे तो मृदु क्षार बनेगा। क्योंकि श्लोक में क्या लिखा है कि 8 पल शंख नाभि डालने से वो मध्यम क्षार बन जाता है, तो यानी 8 पल से कम डालेंगे तो मृदु क्षार बनेगा। मध्यम क्षार अभी मैंने जैसे बोला इस बार छाने, कहीं खाली जगह ढूंढ के क्षार का एक कंप्लीट ये बता देता हूँ आप लोग को। ये फ्लो चार्ट बनाने से आप लोग बना लो क्षार निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये सुश्रुत का जो श्लोक आया है उसी का फ्लो चार्ट है क्षार निर्माण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, क्या है, एक द्रोण भस्म, भस्म मतलब क्या, वो जला हुआ पार्ट जो है हमारे, जो भी मटेरियल मान लो अपामार्ग ले रहे हैं तो अपामार्ग का जला हुआ पार्ट, प्लस इसमें कितना डालना है, 6 द्रोण वाटर, द्रव्य लेंगे तो मृदु क्षार बनेगा। और तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए हम मूत्र ले लेंगे। ठीक है, तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए मूत्र लेंगे तो कैसा क्षार बन जाएगा, तीक्ष्ण क्षार बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो बताओ एक द्रोण बराबर कितना आढ़क होगा, याद है क्या, कल रिवाइज करके आना तो वो वाला भस्यज कल्पना में जो पढ़े थे मान वाला, एक बार देख के आना। तो एक द्रोण में 4 आढ़क हो जाता है, इतना ध्यान रखो। तो ये बना, इसको कितना बार, दोनों को मिला दिए और इसको कितना बार छानना है, 21 टाइम्स क्या करना है, परिश्राव्य। जो टर्म संस्कृत का क्वेश्चन में आ सकता है वो मैं संस्कृत में एज इट इज लिख रहा हूँ, परिश्राव्य, यानी उसको श्राव्य करेंगे, परिश्राव्य करेंगे, छानेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये सुपरनेटेंट पार्ट हो जाएगा और बेस में भी कुछ जमेगा, तो किट्ट भाग को छोड़ देंगे, किट्ट भाग भी बनेगा और ताड़ भाग बनेगा इसका। साड़ भाग। ठीक है, तो किट्ट भाग क्या हो गया, मान लो 21 बार इसको छाने तो सॉलिड पार्ट जो अलग अलग होता गया वो क्या हो गया हमारा, मान लो ये छन्नी है और इसमें आके सॉलिड पार्ट इसके ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड वाला पोर्शन है छाड़ के साथ वो नीचे गिरता जाएगा, छनता जाएगा। तो किट्ट भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, किट्ट भाग को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए, निकाल दिए। ठीक है, और
सारभाग जो है उसको फिर से अग्नि पे गर्म करते रहेंगे, क्योंकि इसमें देखो क्या है, सारभाग में भस्म का सारभाग, भस्म का इसेंस, मतलब जो जलाए थे उसका इसेंस और वाटर, ठीक है। इसको गर्म करते रहे, गर्म करते रहने से क्या होगा, वाटर जो है इसका H2O वाला पोर्शन वो वेपराइज हो जाएगा, और ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको क्षार, ठीक है। इसको गर्म करते रहने से क्या मिल जाएगा, क्षार भाग मिल जाएगा। ठीक है। यहीं से देखो एक जो बोला है मध्यम में, जो देखो आगे मिलेगा आपको, इसी मतलब इसी सार भाग में अगर कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंख नाभि ये सब बुझाएंगे, रेड हॉट करके ये सब को बुझाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कट शर्करा भस्म शर्करा वाला मध्यम क्षार बन जाएगा, ठीक है। और इसी में 8 पल शंख नाभि मिला देंगे तो वो मध्यम क्षार बन जाएगा। कुछ नहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रतिभाप, मतलब कोई प्रतिभाप उसमें नहीं मिलाए तो अप्रतिभाप किसका पर्याय था, मृदु क्षार का। अगर कुछ मिला दिए किसमें, ये याद रखना, ऊपर जो टेबल में आया है ये मैं समझाने के लिए बना दिया, ऊपर जो टेबल में आया है रिपीट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो ये जो यहाँ पे सार भाग बना था, लिक्विड पोर्शन जिसको हम गर्म करके पूरा सुखा दिए, सिंपल सार भाग में बिना कुछ मिलाए, कोई बिना प्रतिभाप मिलाए, तो कोई प्रतिभाप नहीं मिला रहे हैं, अप्रतिभाप, अप्रतिभाप क्या हो जाएगा, मृदु क्षार। कोई प्रतिभाप नहीं मिलाए तो ये डायरेक्ट जो क्षार बना ये मृदु क्षार बना। अगर इसी सार भाग में क्या मिला दिए, कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंख नाभिका, अगर प्रतिभाप किए, ठीक है, तो प्रतिभाप कह रहे हैं। अप्रतिभाप से क्या बना, मृदु क्षार। प्रतिभाप उसमें मिला रहे हैं किस मात्रा में, 8 पल शंख नाभि अगर मिला रहे हैं, 8 पल की मात्रा में, ऊपर आया भी था 8 पल से कम प्रतिभाप को क्या कहेंगे, मृदु क्षार, और 8 पल प्रतिभाप मिला रहे हैं तो वो मध्यम क्षार का निर्माण करेगा। लेकिन तीक्ष्ण क्षार के लिए देखो क्या करना है, तीक्ष्ण क्षार के लिए दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूतिक प्रवाल, तालपत्री, विड़, सुवर्चिका, स्वर्णक्षीरी, हिंगू, बचा, अति विशाखा प्रतिभाप सुक्ति प्रमाण में प्रतिभाप करना है, ठीक है, सुक्ति प्रमाण में, ये ध्यान रखना। 8 पल के प्रमाण में जो हम प्रतिभाप मिलाते हैं किसका, कट शर्करा, भस्म शर्करा, इन सब का, तो ये मृदु क्षार बनाता है। लेकिन अगर हम सुक्ति प्रमाण में दंती, द्रवंती ये सब डालेंगे तो ये कौन सा बनाएगा, दंती द्रवंती सुक्ति प्रमाण में तीक्ष्ण क्षार का निर्माण करेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है तीक्ष्ण क्षार के लिए। और तीक्ष्ण क्षार में एक चीज और ध्यान देना, मैक्सिमम चीज अग्निवर्धन करने वाला है। मैक्सिमम चीज क्या है, मैक्सिमम चीज जो है वो हमारा कह सकते हो कि हर्बल ओरिजिन का ड्रग है ज्यादा, ठीक है। दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूतिक प्रवाल एक ही है, तालपत्री, विड, सुवर्चिका, ये सब जो है वो मैक्सिमम जो ड्रग क्या है, हर्बल ड्रग है, वो है तीक्ष्ण क्षार में। लेकिन कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंख नाभि ये सब किस में है, मध्यम क्षार में, ठीक है। 8 पल में प्रतिभाप देते हैं मध्यम क्षार में, और सुक्ति प्रमाण में प्रतिभाप देते हैं तीक्ष्ण क्षार में। ये दो चीजें याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके प्रतिभाप की मात्रा तो जरूर याद रखना, 8 पल का प्रतिभाप मध्यम क्षार में, 8 पल से कम प्रतिभाप अगर देते हैं तो वो मृदु क्षार के अंतर्गत जाता है। वैसे ये संहिता में दिया नहीं है, ये अपना बनाया हुआ पॉइंट है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगर पल याद रखना है तो इससे ज्यादा ये दोनों जरूर याद रखना, सुक्ति प्रमाण और 8 पल प्रमाण में शंख नाभि किस में डालते हैं, मध्यम क्षार में। सुक्ति प्रमाण में कुछ भी डालते हैं तो वो तीक्ष्ण क्षार में डालते हैं। दंती, द्रवंती, सुक्ति प्रमाण में तीक्ष्ण क्षार में है। खास करके शुरू का ये दंती, द्रवंती, चित्रक, ये 3 तो नाम जरूर याद रखो, दंती, द्रवंती, चित्रक सुक्ति प्रमाण में तीक्ष्ण क्षार में देते हैं। क्लियर है यहां तक, क्षार निर्माण की विधि थोड़ा सा ध्यान में आया समझ में। यस चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्षार के गुण अष्टगुण हैं और क्षार के दोष भी 8 हैं। तो क्षार के गुण हैं, न एव अति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल लक्षणो अथ पिच्छिल अविस्यन्दी शिव शीघ्र क्षारो ही अष्टगुण अस्मृत। तो ये श्लोक में ही क्या आ गया, 8 गुण, क्षारो ही अष्टगुण, क्षारो ही अष्टगुण,
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुश्रुत अनुसार क्षार के गुण कितने हैं। सुश्रुत अनुसार क्षार के 8 गुण हैं। क्या क्या? न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, अविस्यंदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट। अविस्यंदी को बहुत लोग अभिस्यंदी पढ़ के क्या कहते हैं कि क्षार में अभिस्यंदी, ये अविस्यंदी, ठीक है, अविस्यंदी ना कि अविस्यंदी मतलब नहीं फैलने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभिस्यंदी नहीं है, ये अविस्यंदी, ये क्षार के गुण में आता है ना कि क्षार के दोष में। शिव इंपॉर्टेंट है, शिव शीघ्र, ठीक है, शिव और शीघ्र। शिव मतलब क्या होता है? सौम्यता वाला। शीघ्र मतलब शीघ्र कार्य करने वाला, ठीक है। तो ये 8 गुण किसके हैं? नौ अति तीक्ष्ण, नौ अति मृदु, शुक्ल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, अविस्यंदी, शिव शीघ्र, क्षारो ही अष्टगुण स्मृत। तो ये क्षार के 8 गुण हैं। अब आ जाते हैं क्षार के 8 दोष क्या क्या है। अति मार्दव, अति मार्दव, अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पिच्छिल, सर्पित, सांद्र, अपक्वहीन द्रव्य से निर्मित, ठीक है, अपक्वहीन द्रव्य से निर्मित। ये 8 क्षार के दोष हैं। तो क्षार के दोष में वैसा अष्ट दोष वाला टर्म नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन क्षार के गुण अगर पूछा जाएगा तो नंबर पूछने का चांस कहाँ ज्यादा बढ़ जाता है? क्षार के गुण कितने हैं। सुश्रुत अनुसार क्षार के गुण कितने हैं? तो 8 है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आचार्य वाग्भट की बारी है। तो वाग्भट ने क्षार के 2 एक्स्ट्रा गुण बताए हैं। सुश्रुतोक्त 8 जो हैं सो हैं ही, उसके अलावा क्या बताया उन्होंने? शिखड़ी और सुनिर्वाप्य, शिखड़ी और सुनिर्वाप्य, ये 10 गुण बताए हैं वाग्भट ने। शिखड़ी और सुनिर्वाप्य। तो नंबर वाग्भट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना। और वाग्भट ने 9 दोष बताए हैं। अति तनु, अति तनु बहुत क्या हो जाता है? वो कोमल हो जाता है पार्ट क्षार के। क्षार जो अति तनु बहुत ज्यादा पतला हो गया, अगर भस्म मतलब भस्म का जो साइज का हो जाता है बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो वो क्षार का गुण मतलब वो और ज्यादा मतलब जितना छोटा हो जाएगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना उसका रिएक्टिव पावर बढ़ेगा। इसलिए अति तनु जो दोष बताया गया है क्षार का। ये हो गया हमारा क्षार के गुण और क्षार के दोष। तो ये श्लोक, ये कम से कम गुण कल 8 याद करके आना। अगले दिन के लिए मैं क्षार दोष आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। ध्यान देना सबसे ज्यादा अविस्यंदी किसमें है? क्षार के गुण में। क्षार के लक्षण देखो क्या है। तीक्ष्ण क्षार, अति तीक्ष्ण क्षार और मृदु क्षार। मध्यम नहीं बताया है। तो तीक्ष्ण क्षार क्या है? 100 गिनते तक एरंड नाल, एरंड का नाल लेंगे और उस पर क्षार का पातन कराएंगे। अगर वो 100 गिनते तक अगर जलने लगे, जल जाए, तो वो तीक्ष्ण क्षार है। अति तीक्ष्ण क्षार 100 गिनने से पूर्व ही जलने लगे। और मृदु क्षार क्या है? क्षार पातन पर 100 तक की गिनती के बाद एरंड नाल जल जाए। 100 गिनती के बाद अगर जल रहा है तो मृदु क्षार है। क्षार की मात्रा बताई गई है। पानीय क्षार, प्रतिसारणीय क्षार उत्तम है 4, 3 और 2 कर्ण। और प्रतिसारणीय क्षार, पानीय क्षार हो गया 4, 3, 2, और प्रतिसारणीय क्या है? 2 पल, 1 पल और आधा पल, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। क्षार कर्म विधि, पूर्व कर्म क्या है? बात प्रधान। ये भी क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा। ये क्वेश्चन मिला है क्या बताओ? पारीख में सृष्टि मिला ही होगा। हाँ सर। और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि बात में क्या, क्योंकि देखो मैं एक बार श्लोक इसका पढ़ता हूँ, अगर जो संहिता से भी इसका पढ़ता है तो क्वेश्चन गलत करने की संभावना यहाँ भी बढ़ जाती है। और बहुत लोग, बोलना नहीं चाहिए वैसे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कुछ लोगों ने इसको गलत रूप से बच्चों के बीच रखा भी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे आया है, क्षार साध्य व्याधि व्याधित उपवेश निवात आतपे
ऐसे करके श्लोक आगे आप बढ़ता है और आगे आता है निरीक्ष्य, मतलब छाड़ प्रयोग करने से पूर्व क्या करना है। जहां पे छाड़ का प्रयोग करना है उसके पूर्व क्रम में यहाँ पे या तो लेखन करना है या घर्षण करना है या प्रच्छन करना है। लेकिन दोष के अनुसार हम वहां पे लेखन करें कि घर्षण करें कि प्रच्छन करें, वही श्लोक में आया है कि निरीक्ष्य अवघृष्य अवलिख्य प्रच्छयितव्या। अवघृष्य अवलिख्य प्रच्छयितव्या। तो श्लोक में क्या आया है, अवघृष्य अवलिख्य प्रच्छयितव्या। मतलब श्लोक में क्या आया है, सबसे पहले अवघृष्य आया है, फिर अवलिख्य आया है, फिर प्रच्छयितव्या आया है। तो यहाँ पे लोग इन जनरल कुछ कुछ लोग यहाँ पे बात पित्त कफ करके बता देते हैं, तो पूरा का पूरा ऑर्डर ही गलत हो जाता है, क्योंकि अवघृष्य जो है वो बात में बता देते हैं, लेकिन अवघृष्य किस में है, पित्त में। ये कहाँ पे क्लियर होता है, फिर डलहन ने इसको क्लियर करके बताया है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अवघृष्य किस में है, पित्त प्रधान में, अवलिख्य बात प्रधान में, और कफ प्रधान में प्रच्छन करवाएंगे, ठीक है। प्रच्छयितव्या प्रच्छन, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मैं पहले एक एक वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। कफ के लिए क्या है, प्रच्छन प्रच्छयितव्या। वात के लिए लिखयितव्या अवलिख्यति लेखन। और पित्त के लिए घृष्य, ठीक है, घृष्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्म क्या बनाएंगे, कुछ दोस्त या कुछ लोग कहाँ गए, कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा वाला भाव में क्या मोल जोल करा रहा था, वो लोग भी कुछ डिस्काउंट कराना चाह रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि थोड़ा तो आप अपने बात से पिघलो, थोड़ा तो अपने बात से नीचे हटो, क्या। तो कपड़ा, कप्र वाले पिघल, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो कपड़ा, कप्र वाले, वाले क्वेश्चन करने वक्त ये बहुत मतलब दिक्कत करता है, वही जैसे भेद लिखो व्याधि का चौक से, ठीक है। तो ठीक उसी तरह कपड़ा वाले पिघल यहाँ पर आप याद रख सकते हो, ठीक है, पिघल। तो कप्र कफ का प्रच्छन, वात का लेखन, और पित्त का घर्षण, अवघृष्यत पिघल, ऐसे मैंने याद कर लिया। यहाँ लॉ को साइलेंट ही रखो, डायरेक्ट घ से याद रखना, मतलब एक एक टर्म शब्द का पहला अगर अक्षर याद है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन निकल जाता है। अगर दो भी आपको कफ का प्रच्छन वात का लेखन याद गया तो पित्त का अवघृष या घर्षण याद ही रह जाएगा, ठीक है। पीघ्र। तो क्लियर है, कपड़ा वाले पिघल ऐसे याद रखो, आपका एकदम ध्यान रहेगा। बात का लेखन कपड़ा, तो कफ का प्रच्छन और पित्त का अवघृष्य। चलिए, क्लियर है, ध्यान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, छाड़ पातन के पश्चात यहाँ पे क्या है, दत्वा वाक सतम सतमात्रम उपेक्षते। वाक सतमात्रम, क्षारपातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें। वाक सतमात्रम उपेक्षते, लिख लीजिए, वाक सतमात्रम, वाक सतमात्रम उपेक्षते, वाक शतमात्रम उपेक्षते, वाक शतमात्रम उपेक्षते। क्षार निर्माण के 7 दिन बाद प्रयोग में, दिन बाद प्रयोग में लाना चाहिए। मतलब क्षार निर्माण करवा लिए, उसके कितने दिन बाद उसको प्रयोग में लाना चाहिए, 7 दिन बाद। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, सुश्रुत ने नहीं बताया है ऐसा कुछ। एक मिनट।
चलिए, क्षार दग्ध लक्षण क्या क्या है? तो सुश्रुत व्याधव कृष्णता दग्ध लक्षणम, व्याधव कृष्णता दग्ध लक्षणम, पक्व जंबू संवर्णम बागभट्ट ने बताया है। ठीक है, तो यह सामान्य रूप से प्रतिसारणीय क्षार द्वारा सम्यक दग्ध का लक्षण है। इसमें क्षार दग्ध किए जाने पर व्याधि का दग्ध स्थल कैसा हो जाता है? कृष्ण वर्ण का हो जाता है। तो देखो, पानीय क्षार में तो दग्ध स्थल देखने जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उसका तो इंटरनल यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रतिसारणीय क्षार जो होता है, सुश्रुत ने उसका क्या बताया है? जिस स्थान पे स्थानिक चिकित्सा करेंगे इसमें, तो जिस स्थान पे इस क्षार का प्रयोग करेंगे वहां पे कैसा दग्ध लक्षण हो जाएगा? कृष्ण दग्ध, कृष्णता दग्ध लक्षणम, कृष्णता दग्ध लक्षणम। बागभट्ट ने क्या बताया है? पक्व जंबू संवर्णम, पक्व जंबू के समान वर्ण बताया है क्षार दग्ध का बागभट्ट ने, पक्व जंबू के समान, पक्व जंबू संवर्णम, पक्व जंबू समान वर्ण। आगे देखो, चिकित्सा क्षार दग्ध लक्षण की चिकित्सा क्या बताई गई है? वेदना समनार्थ तत्र अम्ल वर्ग शमन सर्पी मधुक संयुक्त। वेदना मतलब अब देखो, अति दग्ध हो गया है या ज्यादा पेन हो रहा है, तो वेदना समनार्थ क्या करेंगे? अम्ल वर्ग शमन सर्पी मधुक संयुक्त। यहां से एसर्सन रीजन का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कि देखो, तत्र अम्ल वर्ग शमन सर्पी मधुक संयुक्त है, तो सर्पी मधु के साथ अम्ल वर्ग का अम्ल वर्ग के का प्रयोग करने से क्या होता है? समन होता है, वेदना का समन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? यस। चलिए, तो क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे क्या है, अम्ल वर्जान रसान क्षारे सर्वाणी एव विभावयेत कटुः कः तत्र भूयिष्ठो लवनो अनुरस तथा अम्लेन सह संयुक्त स तीक्ष्ण लवनो रसे माधुर्यम भजते अत्यर्थम तीक्ष्ण भावम विमुंचति माधुर्यात् समनात् आपनोति वहनिर इव आप्लुतः। तो कहता है कि सुनना, धान्य अम्ल के बीज तलछट आदि के लगाने के बाद जो व्रण बनता है, उस पर तिलकल्क और मुलट्ठी के चूर्ण को घी में मिलाकर लेप करने से व्रणरोहण शीघ्र होता है। यह सुश्रुत ने प्रश्न किया कि अम्ल रस तीक्ष्ण उष्णवीर्य और आग्नेय है, इसमें अग्नि तुल्य क्षार किस प्रकार शांत हो जाता है? तो हे वत्स, तुम यदि इस प्रकार सोचते हो तो मैं कहता हूं उसे सुनो। यह समझ लो कि क्षार में अम्ल रस को छोड़कर अन्य सब रस होते हैं। इसमें कटुरस सर्वाधिक होता है, लवण अनुरस है। जब तीक्ष्णता युक्त लवण रस वाला क्षार अम्ल रस से मिलता है, तो तीक्ष्णता का परित्याग कर वह मधुर भाव को प्राप्त कर लेता है। तदंतर मधुरता में परिवर्तित होकर क्षार पातन से उत्पन्न वेदना उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार जल से अग्नि। मुझे लगता है मैंने जो बोला वो आप समझ गए होंगे। ये मैंने इसलिए बोला अम्ल वर्ग समना सर्पी मधु संयुक्त है, ये एक पॉइंट दे दिया गया है यहाँ पे। जब हम शुरू में क्षार स्टार्ट किए थे तब हमने क्या पढ़ा था? कि अम्ल को छोड़कर बाकी सब रस इसमें पाया जाता है, जिसमें लवण अनुरस होता है, कटुरस और लवण अनुरस पढ़ा था। तो अम्ल रस सडरस माइनस अम्ल, सडरस माइनस अम्ल रस नहीं होता है क्षार में। क्या नहीं होता है? अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है, अम्ल रस नहीं होता है। अम्ल रस को छोड़कर बाकी 5 रस होता है। ऐसा एक और द्रव्यगुण में हमने पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल बताओ जिसमें केवल अम्ल रस नहीं हो बाकी 5 रस हो। रसोन। रसोन, वेरी गुड। रसोन में भी अम्ल रस नहीं था, तो सडरस को छोड़कर अम्ल रस नहीं होता है। इसलिए जब क्षार से वेदना होती है तो अगर हम उसमें अम्ल रस दे देते हैं तो वो बाकी कटु रस, कटु प्रधान लवण अनुरस में मिलकर क्या करता है? अम्ल रस के साथ मिलकर वो मधुरता को प्राप्त होता है, यानी मधुर रस बना लेता है। ठीक है, सिंपल है। इसलिए हम अम्ल वर्ग का प्रयोग करते हैं वेदना सामन में, क्षार में। समझ में आया? एसर्सन रहेगा कि अम्ल वर्ग से क्षार दग्ध में वेदना का समन होता है। रीजन, क्योंकि क्षार में अम्ल रस छोड़कर बाकी 5 रस होता है। अम्ल रस प्राप्त होने पर कटु और लवण रस मतलब
अधिकता वाला क्षार क्या होता है, मधुरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा करके रीजन बना के देगा, और एसर्शन रीजन पे इससे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है अभी तक, खास करके हमारे मतलब आप आयुर्वेद जो टेस्ट है उसमें तो बन ही चुका है, और प्रीवियस ईयर में ही आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखो, क्षार में अम्ल रस नहीं होता है, रसोन में अम्ल रस नहीं होता है, इसलिए वेदना शमन के लिए क्या देंगे, अम्ल वर्ग का प्रयोग करेंगे। व्रण रोपणार्थ क्या कर देंगे, तिल कल्क मधु और घृत के साथ। और वाग्भट ने चिकित्सा में अभिस्यंदी भोजन बोला है। अभिस्यंदी क्षार का गुण है, और क्षार में वेदना शमन के लिए वाग्भट ने अभिस्यंदी, जनरली अभिस्यंदी भोजन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बन सकता है कि वाग्भटा अनुसार वेदना शमनार्थ क्षार दग्ध में अभिस्यंदी भोजन का प्रयोग करेंगे। अगर आप ये पॉइंट नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पे कहोगे कि अरे अभिस्यंदी भोजन है, क्यों ही देंगे, काट दो, हटा दो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जितना भी लेखन कर्म वाला कोई भी चीज है, यह कफ का विरोध करने वाला कोई चीज है, निद्रा नहीं आ रही है, निद्रा की कमी है, तो वहां भी कफ की अधिकता को बढ़ाने के लिए, तमस को बढ़ाने के लिए अभिसंधि भोजन बताया गया है। तो अभिसंधि भोजन, जहां गुरुता बॉडी की बढ़ानी है वहां पे अभिसंधि भोजन करेंगे। वेदना हो रहा है, वेदना हो रहा है मतलब क्या, बात बढ़ा हुआ है, बात बढ़ा हुआ है तो बात को कम करने के लिए हम अभिसंधि भोजन देंगे। ठीक है, इससे भी कोरिलेट करके यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। क्षार दग्ध लक्षण क्या है, सम्यक दग्ध है, विकार उपशमो लाघवो अनास्राव। ठीक है, तो सम्यक दग्ध लक्षण यहाँ पे आया है, विकार उपशमो लाघवो अनास्रावश्च। ठीक है, तो विकार का उपशमन होगा, जिस विकार के लिए हम वहां पे दग्धता करेंगे, क्षार का प्रयोग कर रहे हैं, उसका उपशमन होगा, लघुता आएगी और श्राव कम जाएगा। ठीक है, श्राव आना भी बंद हो जाएगा। हीन दग्ध लक्षण क्या है, तो हीन दग्ध हो गया, हीन दग्ध हो गया मतलब कफ की बाहुल्यता वहां पे है, कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ का बढ़ा हुआ लक्षण सारा दिखेगा। तोद कंडू, तोद छोड़ दो तो कंडू तो कफ का है ही। जड़ता, जड़ता मतलब क्या, भारीपन दिखेगा। व्याधि, वृद्धि दिखेगी। ठीक है, हीन दग्ध में क्या दिखेगा, कफ के बढ़े हुए लक्षण दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे, लक्षण तो नहीं होगा टर्म। तोद कंटू जड़ता व्याधि वृद्धि, ये हीन दग्ध के लक्षण होंगे। अति दग्ध में क्या हो जाएगा, तो अति दग्ध में यहाँ पे पित्त वाला लक्षण सारा दिखेगा। ठीक है, तो पित्त वाला लक्षण क्या क्या है, दाह, पाक, राग, श्राव, अंगमर्द, क्लम, पिपासा, मूर्छा और मरण। तो बात पित्त का जो बढ़ा हुआ लक्षण है वो जनरली यहाँ पे दिखेगा, दाह, पाक, राग, श्राव, अंगमर्द, क्लम, पिपासा, मूर्छा और मृत्यु। ठीक है, तो मरण को आप एक हाईलाइट करो कि दाह के अतिदग्ध से क्या हो सकता है, क्षार के अतिदग्ध से मृत्यु भी हो सकती है। बाकी आप देख लोगे और समझ के भी बाकी आप मार दोगे, मरण को थोड़ा ध्यान रखो। क्षार कर्म का निषेध देखो, जनरली इन चीजों का निषेध हर चीज, मतलब ये चीजें हर जगह निषेधित होती हैं, मना होता है। दुर्बल बाल वृद्ध भीरु उदर रोग, उदर रोग को अंडरलाइन करो। रक्त पित्त, रक्त और पित्त दोनों बढ़ा हुआ है, गर्भिणी में नहीं करेंगे, रजस्वला में नहीं करेंगे। तीव्र ज्वर, ऑलरेडी उष्णता वहां बढ़ी हुई है। प्रमेही, छत छीन, झेल नहीं पाएगा। तृष्णा, मूर्छा, क्लीवता, फल योनि। ठीक है, तो फल योनि, तो क्लीवता, मूर्छता, फल योनि का मतलब क्या होता है, फल योनि का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि इसी प्रकार जिस स्त्री की योनि, हाँ अगर पुरुष में है टोर्सन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इससे को रिलेट कर सकते हैं। और स्त्री में भी इसी प्रकार, जिस स्त्री की योनि नीचे की ओर या ऊपर की ओर स्थानच्युत, प्रोलेप्स हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोलेप्स जो होता है उसको हम फल योनि से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फल योनि टर्म ध्यान रखना, आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फल योनि से ही पूछेगा। फल योनि में भी क्षार कर्म का निषेध बताया गया है। रक्तपित्त, उदर रोग, उदर रोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी या क्षार में क्या क्या आया था, गुल्म, गर्भ, उदर, अग्निसंग। तो उदर रोग जो है वो यहाँ पे
पानीय क्षार के विषय विषय में भी आया था, इंडिकेशन में भी आया है, और उदर रोग में सर्वांग शोथ होने पर। टर्म कंप्लीट ये है, वही मैं देख रहा था, स्थविर भीरु सर्वांग सूनो उदरी। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है अलग अलग आचार्यों में। अंबिका दत्त शास्त्री की जो बुक है उसमें उदर रोग अलग करके दे दिया गया है, जहाँ पे मतलब ये क्षार कर्म का निषेध भी है और क्षार कर्म का इंडिकेशन में भी। लेकिन ये एक टर्म बताया गया है यहाँ पे अनंत राम शर्मा की बुक में कि सर्वांग सूनो उदरी। सर्वांग निषेध कहाँ है? सर्वांग सूनो, क्योंकि उधर वही मैं यह देख रहा था, उधर रोग आया तो उधर रोग तो इंडिकेशन में भी है, लेकिन सर्वांग सूनो उदरी टर्म आया है। ठीक है, तो उधर रोग यहाँ काट के सर्वांग सूनो उदरी कर लो, ये अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग बुक में क्या किया, सर्वांग सूनो यानी एनासार का इसको बोल दिया, फिर उदरड़ी उदर रोग को बोल दिया, लेकिन वास्तव में ये पूरा एक टर्म ही है। वैसा उदर रोगी जिसमें पूरे बॉडी में जनरलाइज स्वेलिंग हो चुकी है, एनासार का कंडीशन है विथ उदर रोग। ठीक है, तो वो उसमें हम क्षारकर्म का निषेध करेंगे, और सिंपल अगर उदर रोग आया है तो उसमें क्षारकर्म निषेधित नहीं है। क्लियर है इतना? करेक्ट कर लिया? Yes. अब आता है स्थान विशेष, जहां पे क्षारकर्म का निषेध है। मर्म, सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि, सेवनी। सेवनी की संख्या कितनी है? 5। हम्म 7 नहीं है क्या? अगर गलत हो तो करेक्ट करना, देख के आना सेवनी की। धमनी, गल, नाभि, नखांत। नखांत को हाईलाइट करो, बाकी जगह आप देख लोगे, नाभि उभी पे तो कौन ही क्षार लगाएगा, लेकिन नखांत जो है ये कंडीशन, नख के अंत पे क्षार नहीं लगाना है। शेफ, स्रोतस, अल्प मांस, वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसके अतिरिक्त? तो वर्तम के अतिरिक्त, मतलब वर्त में हम वर्तम पे क्षार कर्म कर सकते हैं, लेकिन वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में क्षार कर्म नहीं करेंगे। तो वर्तम को छोड़कर बाकी नेत्र के भाग में। वर्त में यहाँ हाईलाइट करो, नखांत हाईलाइट करो, सेवनी, तरुण अस्थि, ये सब तरुण अस्थि पे भी नहीं करेंगे, सेवनी पे भी नहीं करेंगे। स्नायु तो है ही, स्नायु शिरामण। क्षार की उपमा दी गई है यहाँ पे, विष अग्नि शस्त्र अशनि मृत्यु कल्पः क्षारो भवति अल्पम अतिप्रयुक्त स धीमता सम्यक सम्यक अनुप्रयुक्तो रोगात निहन्यात चिरेण घोरान। ठीक है, और चिरेण घोरान। तो वो बोला गया है कि विष अग्नि शस्त्र अशनि। ठीक है, अल्पमति चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त क्षार विष अग्नि शस्त्र, मतलब जो अल्पमति वाला चिकित्सक है, भवती अल्पमति प्रयुक्त है। तो अगर अल्पमति वाले वैद्य से हम क्षार का प्रयोग करते हैं तो वो कैसा प्रयुक्त होता है? विष की तरह, अग्नि की तरह, शस्त्र की तरह, अशनि की तरह। ठीक है, बाण की तरह, यानी वज्र की तरह आदमी मारा जाता है। सधीमता सम्यक अनुप्रयुक्तो रोगात निहंति अचिरेन घोरान। रोग का हरण कैसे कर लेता? अचिर, बहुत जल्दी कर लेता है। बाघभटानुसार प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग क्या है? प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग बताया गया है मृदु क्षार का पित्तज और रक्तज अर्श में, तीक्ष्ण क्षार का वातज पित्तज और मेदज अर्बुद में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पित्तज और रक्तज अर्श में। ठीक है, अर्श में क्या करते हैं? पीआर करते हैं, पर रेक्टल करते हैं। तो पित्तज और रक्तज अर्श में क्या करेंगे? मृदु क्षार का। ठीक है, मृदु पीआर।
मृदु पीआर किस में करेंगे? अर्स में। बाघभट्ट क्या करता है? मृदु पीआर करके छार लगाता है, अर्स में छार। मृदु पीआर अर्स में, बाघभट्ट को मृदु पीआर करके, मतलब मृदु क्या, हल्के से पीआर करता था और फिर अर्स में छार लगा देता था। तो मृदु पीआर मतलब मृदु, छार का प्रयोग कहाँ करेंगे? पित्तज और रक्तज अर्स में छार का प्रयोग करेंगे। और तीक्ष्ण में क्या है? वापी वीपीएम, बात पित्तज और मितज अर्बुद। ठीक है, पीआर और पीबी याद रख सकते हो। पीबी में अब्बू ऐसे करके याद रखो, या अर्बुद। ठीक है, अब पीबी में कुछ यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण, बात पित्त और मेदज अर्बुद। अग्निकर्म देखते हैं क्या दिया है। अग्निकर्म है छाड़, छाड़ात अग्नि गरियान क्रियासु तद दग्धानाम रोगानाम और पुनर्भावात भेषज शस्त्र क्षारेण साध्य असाध्यानाम तत्साध्यात् च। ठीक है, तो कहता है क्षारात अग्नि गरियान क्रियासु। ठीक है, तो क्षार कर्म की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है। क्षारात अग्नि गरियान, क्षार से अग्नि कर्म क्या करता है? अग्नि कर्म की क्रिया जो है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तद दग्धानाम रोगानाम अपुनर्भाव, तो रोग का अपुनर्भाव करने के कारण, रोगानाम अपुनर्भाव भेषज शस्त्र क्षार, भेषज शस्त्र क्षार से जो असाध्य है वो भी अग्निकर्म से क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है। और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आप अग्निकर्म एक केवल ढंग से सीख लें तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि मतलब जीवन भर आप अच्छे से कमा खा सकते हो, बहुत पॉपुलर भी हो सकता है आपका नाम, केवल अगर अग्निकर्म पे बहुत अच्छा फोकस करके सीख लिए आप तो। ठीक है, लेकिन अभी सब चीज के लिए क्या करना है? पीजी करना मस्ट है। आज के दौर में आयुर्वेद में बिना एमडी किए आपका कुछ नहीं होने वाला। तो क्षारात अग्नि गरियान क्रियासु, अगर प्रैक्टिस भी करना है तो पीजी कर लो, एमडी आयुर्वेदा रहेगा बोर्ड पे तो अच्छा लगेगा। क्षारात अग्नि गरियान क्रियासु तद दग्धानाम रोगानाम अपुनर्भावात भेषज क्षार शस्त्र क्षार, इसमें बस दो चीज इंपॉर्टेंट है कि क्षार से अग्नि क्रिया क्या होता है? अधिक गरियान है, मतलब अग्नि क्रिया अधिक ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? क्योंकि वो जो रोग बाकी कार्यों से मतलब साध्य नहीं होते हैं वो अग्निकर्म से साध्य हो जाते हैं। बस दो टर्म याद रखना है, क्षारात अग्नि गरियान, क्षार से अग्नि गरियान है यानी श्रेष्ठ है। और रोगान क्यों श्रेष्ठ है? तो रोगानाम और पुनर्भाव होने के कारण। दहन उपकरण, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा, यहां से उठ रहा है। क्या क्या है? दहन उपकरण बताया गया है। उसके बाद इसी उपकरण को अगले टेबल में, आगे के श्लोक में भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि कौन से स्थान वाइज, कौन से स्थान पे किस द्रव्य से, किस ड्रग से हम अग्निकर्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दहन उपकरण क्या क्या बताया है? पिप्पली, अजासकृत, गोदंती षडशलाका, जाम्बू ओष्ठ इतर लौह, मधु गुड़ स्नेह सर्ज रस मधुचिष्ट, गुड़ स्नेह सर्ज रस मधुचिष्ट, ये सब। अष्टांग संग्रह इसके अतिरिक्त सूर्यकांत मणि, सूची, कांस्य, स्वर्ण आदि का वर्णन करते हैं। सूर्यकांत मणि कहते हैं, बहुत लोग इसको कन्वर्जिंग ग्लास भी मानते हैं। जो सनरेज को अगर देखते होगे, वो लेंस सिंपल वाजल कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो क्या करता है? सनरेज को एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, जिससे वहां पे उष्णता बढ़ जाती है और कागज वगैरह तो जलने भी लगता है। तो उसको सूर्यकांत मणि से बहुत आचार्य इसको कोरिलेट किए हैं, सूर्यकांत मणि को। तो पिप्पली, अजासकृत, अजासकृत, गोदंती षडशलाका, षडशलाका, जाम्बोष्ट इतर लौह, मधु गुड़ स्नेह सर्जरस मधुचिष्ट। अष्टांग संग्रह इसके अतिरिक्त सूर्यकांत मणि, सूची, कांस्य, स्वर्ण आदि बताते हैं। अब आ जाओ त्वक में, देखो किससे किससे करेंगे। पिप्पली, त्वक में क्या है? पिप्पली, अजासकृत, बकरी का जो मिंगी होता है गोल गोल, अजासकृत, गोदंती, षड और सलाका। पिप्पली, अजासकृत, पहले हम सुश्रुत का याद करेंगे, उसके बाद हम बागभट पे जाएंगे। मेन बेस हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मेन सुश्रुत से पूछा जाता है यहाँ पे।
बाघभट्ट से क्वेश्चन अभी तक तो बहुत कम आया है। तो देखेंगे पिप्पली, अजासकृत, गोदंती, षड और सलाका। ठीक है, ये त्वक में अग्निकर्म करने के लिए ये 5 चीज बताई गई है। ये 5 चीज क्या क्या है? पिप्पली, अजासकृत, गोदंती, षड और सलाका। पैग्स, पैग्स याद रखो, पैग्स। पिप्पली, अजासकृत, जी फॉर गोदंती, एस फॉर षड, एस फॉर सलाका। ठीक है, षड मतलब क्या हो गया? बाण जो होता है। शलाका मतलब शलाका समझ ही रहे हो सब लोग। पिप्पली, फिर से मैं बोल रहा हूं, त्वक में, त्वक स्थान पे, अभी सब लोगों को याद हो जाने चाहिए और इससे क्वेश्चन भर भर के आता है इस टेबल से। तो त्वक में अग्निकर्म करने के लिए क्या है? पैग्स है। जो पैग बनाते हैं, पैग क्या किया? त्वक से पकड़ते हैं, यानी अपने स्किन से ही उसको टच करते हैं पैग्स को, ऐसे ध्यान रखो। तो पिप्पली, अजासकृत, गोदंती, षड और सलाका। दूसरा है मांस। मांस क्या है? जम्बोस्ट और इतर लोह। ठीक है, जम्बोस्ट, इतर लोह। तो वो आप लोग अगर जो वेजिटेरियन है वो इग्नोर कीजिएगा। और वेजिटेरियन लोग का भी क्या होता है? जो कबाब बनता है ऐसे, तो रॉड में क्या होता है? पनीर या मांस ऐसे। मांस को क्या करते हैं? ये लोह में डाल के अग्नि पे पकाते हैं, नीचे से हिट देते हैं। ठीक है, तो मांस, जम्बू ओस्ट, इतर लोह। तो जम्मू में लोहे में मांस। ठीक है, जम्मू में कहाँ से मांस निकाला? लोहे से। जम्मू में लोहे से मांस खा रहे हैं हम लोग, लोहे से मांस। जम्मू गए थे घूमने हिल स्टेशन पे, ठंडी जगहों पे, और वहां पे सूलिनी मांस का जो प्रयोग राज्यक्षमा में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोहे से मांस खा रहे हैं। तो लोहे से मांस मतलब मांस में अगर अग्निकर्म करना है तो जम्मू, जम्मू से जम्बू ओस्ट हो गया, और इतर लोह या लोहे से कराएंगे। इतर लोह मतलब क्या हो गया? लोह या लोह ताम्र ऐसा भी ले सकते हैं। आता है शिरा स्नायु अस्थि संधि। ठीक है, छौद्र, गुड़, स्नेह, गुद्र, गुड़, स्नेह, छौद्र, गुड़, स्नेह, गुड़ और स्नेह। चीज है। तो बाकी देखो, 2 अगर याद रह गया तो ला सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आपको पैग्स और जम्मू में लोहे के मांस को याद करना पड़ेगा। या जम्मू में लोहे से मांस, और शिरा स्नायु अस्थि संधि जो हो बच गया, शिरा स्नायु अस्थि संधि, उसमें क्या हो गया? गुड़ मधु, गुड़ छौद्र स्नेह, या गुड़ मधु स्नेह। जो भी टर्म याद रखना है ये याद रखो। ठीक है, मधु का गुड़ स्नेह, गुड स्नेह, मधु से गुड स्नेह हो गया है। ठीक है, तो मधु, गुड़ और स्नेह, शिरा स्नायु अस्थि संधि। तो ये हमारा क्या हो गया? सुश्रुत का अग्निकर्म का उपकरण के बारे में चर्चा हो गई कि किसमें कहाँ उपकरण, मतलब करेंगे, अग्निकर्म करेंगे किस उपकरण से। अब आते हैं बाघभट्ट में। तो बाघभट्ट ने पैग्स के अलावा त्वक पे क्या बोला है? वर्ती और सूर्यकांत। तो सूर्यकांत वही बताया जो बचपन में हम लोग कन्वर्जिंग ग्लास का प्रयोग करते थे, और सनरेज को क्या करते थे? कंसंट्रेट करके एक जगह डालते थे और वो जलने लगता था, कागज वगैरह। इससे समझ सकते हैं। तो हम स्किन जला देंगे यहाँ पे। सूर्यकांत वो हो गया, और बत्ती डालेंगे। तो ये 5 चीज के अलावा 2 चीज एक्स्ट्रा जो हो गया, ये बाघभट्ट ने बताया। उसके बाद मांस के लिए बाघभट्ट ने जाम्बोस्ट, शुचि, शलाका, घृत, गुड़, मधु, मधुचिष्ट, ये सारी चीजें बता दी है इन्होंने मांस में ही। देखो ये इतर मतलब अंतर जो है इसको ध्यान रखना। गुड़ मधु स्नेह, गुड़ मधु स्नेह शिरा स्नायु अस्थि संधि में सुश्रुत ने बताया, लेकिन गुड़ मधु तेल वसा यहाँ भी बताया है। और गुड़ मधु, गुड़ स्नेह बाघभट्ट ने दोनों जगह बताया है। ठीक है, तो बाघभट्ट ने गुड़ मधु दोनों जगह बताया है, मांस में भी और शिरा स्नायु अस्थि संधि में भी। लेकिन सुश्रुत ने केवल गुड़ मधु कहाँ पे बताया है? शिरा स्नायु अस्थि संधि में। तो ये कुछ चीजें हैं, क्वेश्चन ज्यादा चांस आने का है सुश्रुत से, लेकिन जो अनकॉमन पॉइंट है कुछ, वो बाघभट्ट का याद रखना। बाघभट्ट ने देखो जाम्बुओस्ट, शुचि, शलाका, घृत,
जम्बू वष्ट सुशीर शलाका घृत गुड़ मधु मधुचिष्ट, मतलब ये दोनों सेम ही कह दिया लगभग। ठीक है, यहाँ पे बस लोहादी अलग बोल दिया, इतर लोह की जगह लोहादी मांस में बोल दिया, और बाकी जम्बू वष्ट सूची शलाका घृत गुड़ मधु ये सब एक साथ ही बता दिया गया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अलग पॉइंट है थोड़ा बागभट का, वो ध्यान रखिएगा। आगे है अग्निकर्म का निषेध कहाँ कहाँ करना है। सुश्रुत ने अग्निकर्म का निषेध बताया है शरद और ग्रीष्म ऋतु में। ऑब्वियस सी बात है, पित्त का प्रकोप और उष्णता जहां बढ़ी है, ये दो ऋतुओं में अग्निकर्म का निषेध है। और अस्वेद्य रोगी में अग्निकर्म नहीं कराएंगे। ठीक है, जिसका स्वेदन नहीं हुआ हो, या जो स्वेदन के लिए अस्वेद मतलब जिसका स्वेदन करना मना किया गया है, उसमें हम सर्व ऋतुषु कुर्यात् शरद ग्रीष्माभ्याम सर अप्रात्यिके अग्निकर्म साध्य व्याधो तत् अप्रत्यनीकम विधिम कृत्वा। ठीक है, चलिए, वाग्भट ने क्षारकर्म निषेध बताया है। निषेध वाले में जिसमें क्षारकर्म का निषेध है, उसमें अग्निकर्म का भी निषेध वाग्भट ने बताया है, और भिन्न कोष्ठता जिसमें है। काश्यप ने शिरा स्नायु अस्थि संधि स्थान पर अग्निकर्म का निषेध बताया गया है, लेकिन हम लोगों को सुश्रुत में क्या हुआ, शिरा स्नायु अस्थि और संधि में गुड़ मधु और स्नेह से अग्निकर्म करने के लिए बताया गया है। इसलिए ये पेज कर लेते हैं। अग्निकर्म योग्य क्या क्या है। त्वक मांस शिरा स्नायु संधि अस्थि स्थिते तु अग्र रुजि उग्र रुजि वायु उच्छ्रिते कठिन सुप्त मांसे व्रणे ग्रंथि अर्स अर्बुद भगंदर अपची श्लीपद चर्मकील तिलकालक आंत्रवृद्धि संधि शिराच्छेदनादिषु शिराच्छेदनादिषु नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिषु। तो ये अग्निकर्म के क्या क्या हैं, योग्य हैं। तो बचा है मध्यवर्ती दग्ध चिकित्सा दो मोह, ये छोटा सी पढ़ी है बस। तो यहाँ पे अंतर वृद्धि को थोड़ा हाईलाइट करो, बाकी इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नाड़ी में भी अग्निकर्म करेंगे। सोनित अति प्रवृत्ति में तो कॉटराइजेशन करते ही हैं, वो भी एक तरह से अग्निकर्म ही है। श्लीपद चर्म कील तिल कालक इन सब में संधि अस्थि अति उग्र रुजा, जहां भी रुजा वाला पोर्शन है वहां पे अग्निकर्म करेंगे। आंत्र वृद्धि और नाड़ी, जनरली आंत्र वृद्धि में अग्निकर्म हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है अग्निकर्म के योग्य में। अग्निकर्म अयोग्य कहाँ है, पित्त प्रकृति में, रक्त पित्त में, भिन्न कोष्ठ में, शल्य में, दुर्बल बाल वृद्ध भीरु अनेक वर्ण से पीड़ित में। पित्त और रक्त जहाँ बढ़ा हुआ है, या जो ज्यादा दुर्बल है, वृद्ध है, भीरु है, इसमें तो सब कुछ ही अयोग्य है। दहन प्रकार क्या क्या है, सुश्रुत में दो टाइप बताया है, त्वक दग्ध मांस दग्ध। ठीक है, त्वक दग्ध मांस दग्ध, और चार टाइप का बड़े बिंदु भी लिखा। ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, दहन का प्रकार, अग्निकर्म का प्रकार चार ये है अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, शेप क्या है, वलय, बिंदु, वलय, सर्कुलर मैनर में अगर अग्निकर्म कर रहे हैं तो बिंदु, विलेखा लिनियर मोशन के लिए, और विलेख और प्रतिसारण। सर्कुलर डिजाइन, बिंदु पॉइंटेड जो अग्निकर्म अगर कर रहे हैं हम,
तो लिनियर और फ्लैट। बागभट्ट ने 7 टाइप बताए हैं। उपरोक्त 4 जो हो गए, वलय, बिंदु, विलेखा, वीपी, वीपी, ऐसे याद रख सकते हो, वीपी, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। ये 4 किसके हैं? सुश्रुत के। और बागभट्ट ने अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टपद। स्वस्तिक, बताओ, स्वस्तिक जो था यंत्र था कि शस्त्र था? यंत्र। यंत्र था, बिल्कुल सही। तो ये हो गया उपरोक्त 4, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टपद। ये है टोटल 7 बागभट्ट के द्वारा। बाकी काश्यप का 2 बताया गया है, कुछ इतना। इतरधा दग्ध, पर्याय क्या है इसका? इतरधा दग्ध का यानी इतरधा, इतर मतलब ऐसे एक्सीडेंटल जो हो रहा है वर्ण का केस, वो क्या है? इतरधा दग्ध, प्रमाद दग्ध। बागभट्ट ने क्या बोला है? प्रमाद दग्ध। आश्रय 2 हो सकता है इसका, स्निग्ध दग्ध या तो रुक्ष दग्ध। अष्टपद या इसको अष्टावक्र भी आया है, अष्टावक्र। तो स्नेह दग्ध से अधिक, स्नेह दग्ध में क्या होता है? स्निग्ध दग्ध या रुक्ष दग्ध। तो स्नेह दग्ध में क्या होता है? अधिक वेदना होता है। ये भी असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। स्निग्ध दग्ध में अधिक वेदना क्यों होता है? क्योंकि वो सूक्ष्म सिरा अनुसरी होता है, अनुसारी होता है या अनुचारी होता है। क्या करता है? स्निग्ध दग्धता जो होती है उसमें अगर हम किसी स्नेह से, बहुत ज्यादा गर्म तेल गिर गया है तो उसमें वेदना ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो जो सूक्ष्म सिराओं में जो स्नेह होता है, उष्ण स्नेह सूक्ष्म सिराओं में प्रवेश कर जाता है, इस कारण इसमें वेदना ज्यादा होती है। सिंपल सा एसर्शन आएगा कि स्निग्ध दग्धता में वेदना अधिक होती है। रीजन सूक्ष्म सिरा अनुसारी। कंप्लीट है कि हाँ, बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ठीक है, तो ये आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया। सूक्ष्म सिरा अनुसारी, स्निग्ध दग्ध, अधिको वेदना। प्रकार इसका 4 है, तुच्छ, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। तुच्छ को बागभट्ट ने ये 4 टाइप का बोला है, और इतरधा दग्ध का प्लुष्ट दग्ध बोला है। तुच्छ दग्ध की तरह जगह सुश्रुत ने क्या बोला? प्लुष्ट। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये 4 टाइप बताया है सुश्रुत ने। तुच्छ की जगह क्या बोला है? प्लुष्ट बोला है। कुपित रक्त से पित्त की दुष्टि होती है, जिसके कारण वेदना, दाह, स्फोट और ज्वर, तृष्णा होता है। ये संप्राप्ति बस उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं अग्निकर्म विधि पे। तो पूर्व कर्म क्या है अग्निकर्म में? पिच्छिल अन्न, पिच्छिल अन्न करवाएंगे अग्निकर्म से पूर्व। अग्निकर्म से पूर्व कर्म क्या कराएंगे? पिच्छिल अन्न। ठीक है। और अभुक्तवत अग्निकर्म किसमें कराना है? इससे पहले ये किसके लिए आया था? मूढ़गढ़, असमड़ी, भगंदर, उदर, अर्श और मुखरोग। वहां पे अभुक्तवत क्या करा रहे थे? शस्त्र। शस्त्र कर्म। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर था? कहाँ पे आया था? अग्रोपरणीय। अग्रोपरणीय अध्याय में 5वां चैप्टर जो था हमारा। तो वहां पे हमने बताया था कि आगे अग्निकर्म में भी सेम जो होगा 6 डिजीज आएगा। तो मूढ़गर्भ, अस्मरी, भगंदर, उदर, अर्श और मुखरोग। ठीक है। मूढ़गर्भ, अस्मरी भगंदर, उदर, अर्श। अर्श, अस्मरी, भगंदर और उदर रोग। अर्श, अस्मरी, भगंदर, उदर रोग, ये 4 याद रखो। अर्श, अस्मरी, भगंदर, उदर रोग, मूढ़गर्भ और एमएम से 2 हो गया, मूढ़गर्भ, मुख रोग। मूढ़गर्भ, मुख रोग, अर्श, अस्मरी, भगंदर, मूढ़गर्भ और मुख रोग, ये 6 क्या हो गए? जिसमें अभुक्तवत अग्निकर्म भी करेंगे। यहाँ पे भी लिख लो ऑल्सो शस्त्र कर्म, ऑल्सो इन शस्त्र कर्म। तो दोनों जगह आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। त्वक आदि दाह, अग्निदग्ध के लक्षण क्या है? त्वक दग्ध के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं।
देखो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कर दिया है टेबल में। जो त्वक दग्ध किससे किससे कर रहे थे बताओ, त्वक दग्ध किससे करेंगे? बताइए, त्वक दग्ध किससे करेंगे? अभी पढ़े थे त्वक से। पिप्पली, शुक्र, बताओ, पांचों बताओ। पिप्पली, गोदंती, ठीक है, सरस, सलाका, वेरी गुड। तो ये है त्वक दग्ध के लक्षण। इसमें क्या आया है? सबसे पहले त्वक जलाएंगे तो क्या होगा? चट चट करके आवाज आती है, कोई भी एकाएक आपका स्किन जल गया तो। त्वक दग्ध अगर जलाएंगे तो शब्द का प्रादुर्भाव होगा। स्किन जलता है तो क्या होता है? उसमें लोम होता है, बाल जलता है तो उसमें क्या आता है? दुर्गंधता होगी। और जलने के बाद वहां पे वाटर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? संकोच हो जाएगा, त्वक का संकोच हो जाएगा। बहुत सिंपल है और क्वेश्चन पूछा जाता है। त्वक दग्ध होने के लक्षण क्या है? शब्द प्रादुर्भाव, कुछ आग लगाए तो चटचटा के आवाज आएगी, शब्द प्रादुर्भाव। दुर्गंधता, गंध आएगा। और त्वक संकोच, त्वचा का जो क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, त्वचा संकुचित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा त्वक दग्धता का। मांस दग्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट। मांस दग्ध क्या हो जाएगा? मांस दग्ध, अगर मांस दग्ध किससे करवा रहे थे बताओ? उपकरण यंत्र बताओ मांस दग्ध का। हम्म तो मांस दग्ध में देखो क्या है? कपोत वर्णता, कपोत का मांस, ऐसे याद रखो। अल्प स्वेथु वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता, ठीक है। कपोत व्रणता, अल्प स्वेथु वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कपोत व्रणता, कपोत वर्णता, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखना है? कबूतर का मांस। इतना याद रह गया तो बाकी चीजें इसमें मैक्सिमम जो पूछा जाता है। कपोत वर्णता किसका लक्षण है? त्वक दग्ध का, मांस दग्ध का। तो ऐसे याद रखोगे, किसका मांस? कबूतर का मांस। कबूतर का मांस से याद रहेगा कपोत वर्णता, ठीक है। और आगे याद कराऊंगा, आगे आएगा अभी व्रण जब हम पढ़ेंगे तो रूहिमान व्रण में भी आएगा रहमान का कबूतर, तो वहां भी कपोत वर्णता ऐसा आएगा, ठीक है। तो सारी ये चीज एक जगह इकट्ठा हो जाएगी आपका शल्य कंप्लीट होते होते। तो कपोत वर्णता, कबूतर का मांस याद रख लो। बाकी देखो, शुष्क संकुचित संकोच, त्वक संकोच में भी आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कपोत वर्णता यहाँ पे सबसे अलग है। शिरा स्नायु दग्ध में क्या है? कृष्ण उन्नत व्रणता, श्राव सन्नि रोधश्च, कृष्ण उन्नत व्रणता, ठीक है। शिरा कृष्ण उन्नत व्रणता, श्राव सन्नि रोधश्च, शिरा स्नायु दग्ध है, ठीक। तो कृष्णा का सन क्या किया? सिर को जला दिया। कृष्णा का सन, कृष्णा का सन सिर जलाया, ठीक है। कृष्ण उन्नत व्रणता, इतना याद रखो। कृष्णासन, कृष्णा का सन क्या है? तो कृष्ण उन्नत व्रणता, स्नायु दग्ध, शिरा स्नायु। तो शिरा स्नायु ऐसे भी ब्लड है, तो ब्लड को जलाएंगे तो क्या हो जाता है? कृष्ण कलर का ब्लैकिश ही हो जाता है। शिरा स्नायु दग्धता, शिरा स्नायु दग्ध, कृष्ण उन्नत व्रणता। और श्राव सन्निरोधश्च, श्राव का सन्निरोध हो जाएगा, यानी श्राव रुक जाएगा। शिरा स्नायु दग्ध कराएंगे तो जो कॉटरी कराते हैं, कॉटराइजेशन कराते हैं, तो उसमें भी श्राव को रोकते हैं, तो श्राव सन्निरोध, श्राव रुक जाएगा, ठीक है। शिरा स्नायु में ही श्राव, जो ब्लड का श्राव होगा वो बंद हो जाएगा। संधि अस्थि पे क्या होगा? रुक्ष अरुणता, बात का जो गुण है, संधि और अस्थि है तो बात का आश्रय आश्रय भाव से जान सकते हैं, तो रुक्षता होगा बात का गुण, अरुणता भी होगा बात का कलर, कर्कश स्थिर वर्णता। तो जो भी बात का गुण होगा वो संधि अस्थि के अग्निदग्ध के लक्षण में आएगा, संधि अस्थि के दग्ध के लक्षण में आएगा। शिरा दग्ध में क्या है? लसिका स्राव, भागवत ने बोला है, इंपॉर्टेंट है। शिरा स्नायु सुश्रुत ने बोला था, लेकिन इसके बाद शिरा का है। शिरा लसिका स्राव क्या है? भागवत ने बताया है। अब आते हैं दाह स्थल पे। शिरोगत तथा अग्निमंथ भ्रू ललाट, शिरोगत तथा अग्निमंथ भ्रू ललाट और शंख प्रदेश में वर्तमगत रोग में वर्तम रोम कूपों का दहन करेंगे। कैसे? शिरोगत तथा अग्निमंथ में कहाँ पे? भ्रू ललाट और शंख प्रदेश में दाह करवाएंगे। और वर्तमगत रोग में मतलब तब हमने पढ़ा भी था कि कंप्लीट जो अक्षी है, अक्षी रोग में तो आंख को छोड़ मतलब वर्तम को छोड़कर किसी भी आंख के पार्ट में
नेत्र के किसी भी पोर्शन में हम अग्निकर्म नहीं कराएंगे, केवल कहाँ पे कराएंगे, वर्त्म के रोमकूप का दहन करवाएंगे। वर्त्म रोग में कहाँ पे अग्निकर्म कराएंगे, रोमकूप, वर्त्म रोमकूप का दहन कराएंगे। ठीक है, वर्त्म रोमकूप का दहन करेंगे। कितना टाइम हो गया, चलो। तो अभी एक बचा हमारा इतरधा दग्ध और अन्य वर्णन, कुछ छोटा सा कुछ 2-4 पॉइंट पढ़ा है। तो एक इतरधा दग्ध जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, तो यहीं से हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। कल आपका गोविंद पारिक का टेस्ट होगा, तो कल क्लास नहीं होगी, अगली क्लास आपका बृहस्पतिवार को होगी, परसों यानी। और कल आपका कोई टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब क्लास नहीं रहेगा, टेस्ट तो रहेगा ही 9 बजे से 11:30 बजे तक। तो कंप्लीट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिए, अभी पूछिए। आज की क्लास में किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। चलिए, सृष्टि कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, हो गया सारा टेस्ट। कल कौन से सेट का टेस्ट है, हो गया सारा? थोड़ा सा बच्चा है सर, हो जाएगा। ठीक है, सत्यम। यस सर। तो आपका तो कल छुट्टी रहेगा, आप तो अभी टेस्ट नहीं अपियर कर रहे हो ना पारिक की? नो सर, अभी नहीं। ठीक है, तो रिवीजन करना अच्छे से, अगले क्लास से पहले Yes, शल्य का सारा रिवीजन हो जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पेज पलट लो, ये बहुत छोटा छोटा चीज है, बस रिवाइज करते जाओ। और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी शल्य में? नो सर। ओके, आपका अभी फाइनल ईयर होना है ना? हाँ सर। ओके, चलिए, तब तो उधर भी हो रहा होगा आपका कॉलेज में भी। यस सर, बेनिफिट है। चलिए, बढ़िया है, मिलते हैं फिर परसों। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।